मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। सौ पैसे मांग रहा था, बच्चों को मारता पीटता था, मुझे पैसे दे दो और मेरे पास वह पैसे नहीं थे। शब्बीर ने कराची में एक ऐसे शौहर को देखा है जिसने अपनी बीवी को मुलाजमत के लिए दुबई भिजवाया था और फिर अचानक एक दिन वो शदीद नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला होकर वहशियाना हरकतों पर उतर आया। कराची में पीराबाद थाने की पुलिस एक मुलजिम को वैन में बिठाकर थाने ले जा रही थी। मुलजिम वैन में सिमट कर उकड़ू बैठा हुआ था। वैन थाने जाकर रुकी तो मुलजिम को नीचे उतारा गया। फिर पुलिस एहलकार उसका बाजू पकड़कर उसे थाने के अंदर ले गए। हवालात का दरवाजा खोलने से पहले मुलजिम की जिस्मानी तलाशी ली गई। मुलजिम से कोई खतरनाक चीज बरामद न होने का इत्मीनान करने के बाद हवालात के दरवाजे खोल दिए गए। मुलजिम को हवालात में बंद करके दोबारा ताला लगा दिया गया। मीडिया मौजूद था। बज़ाहिर पुलिस ने अपने काम का पहला मरहला तय कर लिया था, लेकिन हवालात की निगरानी पर मामूर एहलकार को अभी एक और जरूरी काम करना था। एहलकार ने हवालात में बंद मुलजिम को बारोब अंदाज में पुकारा और उसे हवालात की सलाखों के करीब खड़ा होने के लिए कहा। फिर उस एहलकार ने हवालात की सलाखों से लगकर एक अदद पोज बनाया, कैमरे की तरफ देखा और फिर मुलजिम को उसके घर से हवालात तक लाने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। ये हैं सईद के प्यारे प्यारे बच्चे और ये है उनकी माँ जो अपना नाम बख्त बताती थी। शब्बीर ने देखा कि माँ एक समाजी बहबूद के इदारे में इस तरह बैठी थी जैसे वो अपने बच्चों की मुंतजिर हो। फिर बख्त और सईद के बच्चे एक एक करके माँ के पास दौड़े चले आए। माँ ने बच्चों को गले से लगाया। शब्बीर ने देखा कि माँ से मिलने के बाद बच्चों के चेहरे खिल गए थे और वो समाजी बहबूद के इदारे में उछलने कूदने में मसरूफ हो गए थे। शब्बीर को ऐसा लगा जैसे सईद और बख्त के दरमियान घरेलू नाचाकी की वजह से अलहदगी हो गई थी और बच्चे माँ बाप के इख्तिलाफ की वजह से बीच में पिस कर रह गए थे। मगर सवाल ये था कि बख्त के शौहर सईद को पुलिस क्यों पकड़ कर ले आई थी? क्या सईद ने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया था? और अगर ऐसा हुआ था तो उसकी वजूहात क्या थी? शब्बीर को अब भी सच की तलाश थी। शब्बीर ने जब पहली बार 3 बच्चों की मां बख्त को देखा तो उसे अंदाजा हो गया था कि बख्त एक सादा सी घरेलू औरत थी, तालीम से नाआशना थी और थोड़ी बहुत खुशशक्ल भी थी। बख्त का खानदानी पस मंजर क्या था? सईद के साथ उसकी शादी किस तरह हुई? इसके बारे में बख्त कुछ बोलने के लिए तैयार न थी, सिवाय इसके कि उसने शब्बीर को बताया कि शौहर उसे मारता पीटता था और उसकी कमाई खाना चाहता था। मगर सवाल यह था कि बख्त ना तो कोई हुनर जानती थी और ना ही उसने दुनिया देखी थी और ना ही तालीम याफ्ता लगती थी। फिर आखिर उसका शौहर किस तरह अपनी बीवी को कमाई पर मजबूर करता होगा? शब्बीर को इन सवालों के जवाब पूरी तरह वजाहत के साथ तो नहीं मिल सके, लेकिन शब्बीर को कुछ कुछ गुमान सा होने लगा कि शायद बख्त का शौहर अपनी खुश शक्ल बीवी से कोई मजबूम धंधा कराना चाहता होगा। फिर एक दिन बख्त और सईद की कहानी की एक परत कुछ इस तरह सामने आई। शब्बीर ने देखा कि पेशावर से आने वाली एक बस अड्डे पर रुकी तो उसमें से मुसाफिर उतरने लगे। सईद किसी मुसाफिर का रास्ता देख रहा था। थोड़ी देर में चादर में लिपटी बख्त अपने बच्चों को लेकर बस से उतरी। बस से बाहर निकली तो सईद ने बढ़कर बच्चों को गोद में उठा लिया। बेटा सबसे छोटा था। सईद ने बच्चों के हाथ में गुब्बारे और खिलौने थमाए और अपनी बीवी बख्त के सामान का इंतजार करने लगा जो बस की छत पर लदा हुआ था। बस के मुलाजिम ने सामान उतारा तो सईद और बख्त ने सामान को एक तरफ खींचा। सामान देखते ही रक्षा वालों की लाइन लग गई। सईद ने मोल तोल करके एक रक्षे वाले से बात कर ली। सामान रक्षे में रखा गया। सईद, उसकी बीवी बख्त और उसके बच्चे रवाना हो गए। सईद की बीवी बख्त सवात की रहने वाली थी। कुछ अरसे कबल सईद से शादी हुई थी। शदीद गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान शादी के कुछ ही दिनों के बाद चुपकली शुरू हो गई थी, जिस पर सईद बीवी बच्चों समेत सवात छोड़कर रोजगार की तलाश में कराची आ गया था, जहां इसने औरंगी टाउन में रिश्तेदारों के घरों के करीब ही एक मकान किराए पर ले लिया था और बीवी से मुआफी तलाफी के बाद कराची बुलवा लिया था। रक्षा एक तंग सी गली के कोने पर रुक गया था। सईद ने रक्षे से सामान उतारा और बीवी बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। ताला खुलने के बाद जब बख्त और उसके बच्चे घर में दाखिल हुए तो सईद ने सामान एक तरफ रखा और अपनी बीवी को मकान दिखाने लगा। बख्त बच्चों का मुंह हाथ धुलाने में मसरूफ हो गई और सईद होटल से खाना लेने चला गया। सईद वापस लौटा तो उसने खाना बीवी के हवाले किया। बख्त ने प्यार से शौहर की तरफ देखा और बच्चों को जमीन पर बिठाकर खाना खिलाने लगे। बख्त को यकीन हो गया था कि अब उसका शौहर ठीक हो गया है, लेकिन कराची आने के कुछ ही दिनों बाद ही
सईद और बख्त में एक बार फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि सईद की कोई मुस्तकिल मुलाजमत तो नहीं थी, ना कोई काम धंधा था, बस वो अल्लाह तवक्कुल पर चल रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सईद इंतहाई मायूसी के आलम में एक ढाबे पर बैठा चाय पी रहा था कि बराबर में बैठे हुए शख्स ने सईद से बातचीत शुरू कर दी। ओ, इधर ही रहते हो तुम? हाँ, इधर ही रहता है। क्यों? बड़ा हमको तुम परेशान लग रहा था। क्या काम करता है? वो बड़ा जो भी मिल जाए, इसको छोड़ो। तुम बताओ, तुम क्या करता है? हम लोगों को दुबई बेचता है। अच्छा, तो यार हमारे को भी भेजो ना दुबई। कितना पैसा लगेगा? भेज देगा, तेरे को भी भेज देगा, लेकिन अभी उधर औरत का डिमांड है। औरत का जरूरत है? क्यों? इधर घर में काम करने वाला जो औरत है, उधर उसका काफी जरूरत पड़ता है, और शेख लोग पैसा अच्छा दे देता है। ओ अच्छा, सही। कोई जानने वाली हो तो बताना। हमारा इधर हमारा जानने वाला कौन होगा? ऐसा पढ़ा लिखा तो कोई है ही नहीं। खैर है, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। घर का झाड़ू बर्तन ही तो देना है यार। कितना तनख्वाह देगा? शेख लोग पूरा 70,000 रुपया देता है। तुम शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। क्यों? वो तुम्हारा बीवी तो घर का झाड़ू बर्तन सब करता होएगा। 70,000? हाँ हाँ, वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत वाला औरत है वो। अच्छा है। तो फिर अभी हम चलता है। तेरे को हमारा जरूरत हुए तो ये हमारा कार्ड है, मुझको फोन कर लेना, ठीक है? अभी हम चलता है। सईद को जो शख्स होटल में टकराया था वो एक अफगानी बाशिंदा था, जिसका ताल्लुक इंसानी स्मगलिंग के गिरोह से था। उस रात सईद घर आया तो बीवी का मूड सख्त ऑफ था। सईद को देखकर वो अपने बच्चों को सुलाने चली गई। तुमने कपड़ा बदल लिया तो जाके सो जाओ, हम बच्चों को सुला के आते हैं। थोड़ी देर बाद जब सईद की बीवी कमरे में आई तो सईद को देखा कि वो अभी तक जाग रहा था। क्या बात है, तुम सोया नहीं अभी तक? बख्त, तुमको मालूम है हम लोगों का किस्मत बदलने वाला है। क्या बोलता है? अरे बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आज होटल पर हमको एक आदमी मिला था जो लोगों को दुबई भेजता है। तो हम क्या करें? क्योंकि वो कह रहा था कि वो सिर्फ औरतों को बेचता है, क्योंकि आजकल दुबई में औरतों का जरूरत है। औरतों की जरूरत? हाँ, और वो साथ साथ ये भी कह रहा था कि तुमको 70,000 रुपए तनख्वाह देगा। तो तुम हमको क्यों बता रहे? वो हमारा तुमको इसलिए बता रहा है क्योंकि तुम उधर जाएगा। देखो, तुमको सिर्फ उधर बर्तन धोना है और काम काज करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, बच्चा भी जाएगा हमारे साथ? तो ये इसने नहीं बोला है बच्चा जाएगा नहीं जाएगा। खुदा करे हमारा ये काम हो जाए तो उसके बाद बच्चों को मैं संभाल लूंगा। उसके बाद तुम बच्चों का फिक्र मत करो, उनको मैं देख लेगा। वरना उसका पुप्पी और दादी भी जिंदा है। सईद, हम नहीं जाएगा, हमको तो रास्तों का भी नहीं पता। तुम खुद चला जाओ। वो इस वक्त वहां पर औरतों का जरूरत है, जब भी मर्द का जरूरत होगा तो हम उधर पहुंच जाएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम खाली हाँ बोलो, मैं उससे बात करता हूं। सईद, हमारा समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम समझो, हम लोगों के दिन बदल जाएंगे, समझो थोड़ा। इस गरीबी से हम तंग आ गए। तो तुम खुद जाओ ना, हमको क्यों बेचता है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सईद ने अफगानी स्मगलर से राब्ता करके अपनी बीवी को दुबई भिजवाने की हामी भर ली थी और मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलर को कुछ रकम भी अदा कर दी थी, जिसके बाद इंसानी स्मगलर ने तरबियती कोर्स मुकम्मल करने के लिए सईद की बीवी को एक औरत के हवाले कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि सईद की बीवी एक फैशनेबल तेज तर्रार औरत के साथ एक ऐसे घर में थी जिसे एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर बनाया गया था। सईद की बीवी पार्लर वाली औरत के सामने हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। बख्त नाम है ना तुम्हारा, समझो तुम्हारा बख्त खुल गया है। मगर वो कैसे? हमको समझा नहीं। ओहो बख्त, तुम बहुत भोली हो।
मतलब ये है कि जब तुम दुबई जाओगी ना तो पैसा ही पैसा। मगर हमको करना क्या होगा? यही जो मैं करती हूँ, किसी के मेहंदी लगा दी, मेकअप शेकअप कर दिया, बाल बना दिए, बस यही काम करना होगा। अच्छा। और मेरी बात सुनो, सबसे हंस के बात करना, किसी से लड़ना नहीं। जरा देखो आईना, तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मगर हमारा शोहर तो कभी हमारी तारीफ ही नहीं करता, वो तो हमको मारता पीटता रहता है। तुम शौहर को छोड़ो, तुम्हें पता है उधर ना बहुत अमीर लोग आते हैं, तुम्हें देखेंगे ना तो पागल ही हो जाएंगे। क्या मतलब है पागल हो जाएगा? बख्त तुम ये सब बातें छोड़ो, बस तुम्हें मैंने जो समझाया ना वो याद रखना। किसी को मना मत करना, मना करोगी ना तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और नौकरी भी चली जाएगी तुम्हारी। समझ गई ना? हम समझ गए। शाबाश। बख्त के शौहर सईद ने एजेंट के जरिए अपनी बीवी को दुबई भिजवा दिया था। बच्चों की निगरानी सईद के रिश्तेदार कर रहे थे और अब सईद को इंतजार था कि कब उसकी बीवी उसको पहली तनख्वाह भेजेगी। एक दिन सईद ने अपनी बीवी को फोन किया तो बीवी ने फोन नहीं उठाया। सईद काफी देर तक कॉल पर कॉल मिलाता रहा, लेकिन बख्त फोन नहीं उठा रही थी। सईद शदीद गुस्से और परेशानी के आलम में था कि इसी दौरान उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सईद बाहर निकला तो मालिक मकान सामने खड़ा था। सईद भाई। बोले भाई आ रहा हूँ, सबर। सईद भाई 2 महीने हो गए हैं, अब तक आपने मकान का किराया नहीं दिया है। तुम्हारा तुम कुछ दिन सबर कर जाओ, मेहरबानी करो, हम दे देगा किराया। सईद भाई अब तो आपके हालात भी अच्छे हुए होंगे, आपकी बीवी दुबई चली गई है। ठीक कह रहे तुम भाई, बस 2-4 दिन का मोहलत दे दो मुझे। देखिए सईद भाई, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, आप जो मुझे मकान का किराया देते हैं ना, मैं उससे अपने बच्चों की स्कूल की फीस देता हूँ। ठीक कह रहे तुम, पर तुम फिक्र मत करो भाई, मैं तुम्हारे को कुछ दिनों के अंदर ये सब बंदोबस्त करके देता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे से। देखिए सईद भाई, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो आप मकान का किराया दे दें या फिर मकान खाली कर दें, ठीक है? सईद की बीवी को दुबई गए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ना तो उसने अपने शौहर को पैसे भेजे थे और ना ही वो उससे राबता कर रही थी। सईद को यह तो पता चल गया था कि उसकी बीवी खैरियत से थी, लेकिन यह एहसास भी हो गया था कि शायद वो पलट कर कभी नहीं आएगी। एक दिन बख्त ने अपना व्हाट्सएप देखा तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसके शौहर ने उसे कुछ तस्वीरें भेजी थीं और ये तस्वीरें किसी और की नहीं थीं, बल्कि उसके मासूम बच्चों की थीं, जिन पर शदीद तशद्दुद किया गया था। अभी बख्त ये तस्वीरें देख ही रही थी कि उसे शौहर की जानिब से भेजा हुआ एक वीडियो भी देखना पड़ा। इस वीडियो में मुबैना तौर पर बख्त के मासूम बच्चों को बुरी तरह मारा पीटा जा रहा था और जो शख्स इन बच्चों पर तशद्दुद कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि बख्त का अपना ही शौहर था। वीडियो देखकर बख्त का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ममता जागी तो उसने अपने शौहर को फोन मिला दिया। सईद ने फोन उठाया तो बख्त किसी शेरनी की तरह धाड़ने लगी। जलील इंसान, तू इंसान है कि जानवर? क्यों मारते हैं मेरे बच्चों को? हाँ बोल, क्यों मारते हैं? बकवास मत कर, पैसे क्यों नहीं बेचे तूने? बोल। औरत की कमाई खाने वाले कीड़े, तुझको शर्म नहीं आती है? मालूम था तुझको, तूने मुझको कहाँ भेजा था? मालूम है मुझे, बकवास मत कर अपना। मुझे ये बता कि जब तुझे पता था कि ये काम ऐसा है तो तू वापस क्यों नहीं आ गई? पैसे का दोस्त से बात किया मुझ पर। पैसे भेज मुझे, ये वक्त पैसे भेज, वरना मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा, समझी? सईद ने धमकी देने के बाद कॉल काट दी थी और बख्त का बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाए।
वक्त ने किसी तरह कराची में सारिम बर्दी ट्रस्ट से राबिता करके सारी सूरत हाल बताई तो पुलिस सईद को उसके घर से उठाकर ले आई, बच्चों को बरामद करके सारिम बर्दी ट्रस्ट के हवाले किया और दूसरे दिन बख्त भी दुबई से कराची पहुंच गई। सारिम बर्दी ट्रस्ट ने बख्त के बारे में जो कुछ बताया उससे यही तासुर उभरा था कि बख्त को दुबई में मुबैना तौर पर फरोख्त करके फहाशी के अड्डे पर बिठा दिया गया था। इनको यहाँ लेकर के आए हैं बख्त बीवी को और इनकी FIR कटवाई है। अभी कुछ सेक्शंस लगी हैं लेकिन इनकी तबीयत अभी ख़राब है, बयान नहीं दे पा रही, घबरा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही ये सही होती है इंशाल्लाह कल दिन में या जैसे भी डॉक्टर इनको इजाज़त देते हैं तो ला करके जो है मज़ीद FIR में सेक्शन डलवाएंगे। इनके शौहर ने इनको दुबई भेजा था और वहाँ भेजा तो काम करने के लिए था लेकिन गलत चीज़ों में इसको इन्वॉल्व किया है और जब इसने उस चीज़ का रिएक्शन शो किया कुछ अरसे में जो भी सिलसिले चलते रहे तो इसके शौहर यहाँ से बच्चों की तस्वीरें बना के अपने ही बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। उन्हीं का जैसे तावान वसूल करता था कि व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजता था और उसमें बताता था कि किस बुरी तरह से मारा है बच्चों को और आखिर में तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि उसने कहा कि मैंने एक बच्चे को ख़त्म कर दिया है और मैं बाकी बच्चों को भी ऐसे ही दरिंदगी का निशाना बनाऊंगा, जिस पर बहुत शदीद परेशान हो गई और इसने वो तस्वीरें यहाँ भेजी और यहाँ से पुलिस इन्वॉल्व हुई, इसके शौहर को गिरफ्तार किया गया, थाने लाया गया और फिर आज ये दुबई से हमारे पास पहुंची है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर बख्त को वाकई फरोख्त कर दिया गया था तो उसे इंसानी स्मगलरों ने पाकिस्तान क्यों आने दिया, और अगर दुबई पहुंचते ही बख्त को मालूम हो गया था कि उसके साथ धोखा किया गया है तो वो दूसरे ही रोज वापस क्यों नहीं आ गई, या उसने कराची में किसी समाजी बहबूद के इदारे या पुलिस से बर वक्त राब्ता क्यों नहीं किया। शब्बीर को शुबा है कि बख्त के दुबई में मुबैना काम में न सिर्फ उसका शौहर मुलव्विस है बल्कि गुमान होता है कि बख्त की मर्जी भी शामिल थी। सच क्या है वो भी जल्दी सामने आ जाएगा। अभी तो पुलिस ने औरत की दरखास्त पर उसके शौहर के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये है बख्त जिसका दावा है कि उसके साथ धोखा किया गया था। किसी ने वीजा भेजा था, बाबू नाम का आदमी था, उसकी वहाँ गई थी। हाँ, वो पार्लर की दो किसी बुलाया और बस वो पैसे मांग रहा था, बच्चों को मारता पीटता था, मुझे पैसे दे दो और मेरे पास वहाँ पैसे नहीं थे। मेरी जैसे शादी में मारता पीटता तो उस वक्त से क्यों नहीं, बहुत मेरे माँ लोगों ने मुझे बिठाया था कि इससे तलाक ले लिया, सही आदमी नहीं। अब मैंने कहा ये सही होगा, मैं दोबारा 2 मरतबा मैं माँ के घर में बैठ गई, मैं दोबारा आ गई, मैं कह रहा ये सही होगा लेकिन सही नहीं हुआ। नहीं, किसके साथ भी रब्ता नहीं। शब्बीर ने जब बख्त के शौहर और मुबैना मुलजिम से बात की तो उसके चेहरे से निदामत के आसार जाहिर हो रहे थे। मैंने तो इसलिए मारा पीटा था कि घरवाली उधर थी ना, तो इधर घर में बीमारी थी और ये आती जाती थी, मगर मैंने इसको ये बोला, मैंने बोला कि आप आ जाओ, ये उसमें लमलेटी कर रहे थे तो इसलिए मैंने बच्चे को ये किया, थोड़ा निशाना बना के। इस बात पे हाँ अफसोस है। जिससे तुमने अपनी बीवी को मिलवाया था बाहर जाने के लिए। हाँ वो अफगानी है। अफगानी है, कहाँ रहता है? वो उधर बल्दिया में रहते हैं। बल्दिया में रहता है जी। औरतों को यहाँ से और औरतों को भी भेजा था उसने? हाँ, वो तो उसका तनख्वाह जो मिलता था वही तनख्वाह लेके आती थी। कितनी तनख्वाह थी? 70-80 हज़ार महीने का ले आती थी। 70-80 हज़ार लगाकर 70-80 हज़ार रुपए महीना ले रहा था जी। वाह वाह। आंटी नसरीन जो है वो एक सारी दुनिया जानती है, और मतलब तुम वहाँ उस महल्ले में रहते थे, तुमने अपनी बीवी को ऐसी भेज दिया? नहीं, मेरा उसके साथ पहले कभी वाक़ियत नहीं हुई थी आंटी नसरीन के साथ। शकूर ने कराई थी, पहले नहीं हुई थी। जब तुम नसरीन के घर आते जाते थे? नहीं, नसरीन के घर में आता। अपनी बीवी को लेके गए थे नसरीन के घर? वो उसी टाइम लेके गए थे जिस टाइम में जा रहे थे। वहाँ पे क्या माहौल देखा तुमने? वहाँ पे तो मैंने ठीक नहीं देखा था उसको। हमारी बीवी तो कहती है कि वहाँ पे जब मैं गई तो वहाँ मुझे जाके पता चला कि ये तो कोई फहाशी का अड्डा है। नहीं, मैं उस टाइम कुछ भी नहीं देखा था, इस तरह मैंने कुछ नहीं देखा था उस टाइम। शब्बीर का कहना है कि क्या सच है क्या झूठ, कौन कसूरवार है और कौन बेगुनाह, जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वाकई सईद ने पैसे की लालच में अपनी बीवी को मजमूम धंधे के लिए दुबई भिजवाया था तो इस बेगैरती की जितनी मजम्मत की जाए कम है, और अगर बख्त ने अपने शौहर के मजालिम से तंग आकर गुनाहों की जिंदगी में आफियत समझी थी तो बख्त को भी इस जुर्म में बराबर का शरीक ही समझा जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि मियां बीवी का रिश्ता धागे से भी ज्यादा नाजुक होता है। इस मुकद्दस रिश्ते के बीच शक व शुबात की दीवार हायल हो जाए तो ये रिश्ता टूट जाता है। गुजरावाला में भी शब्बीर ने एक ऐसे ही नाजुक रिश्ते का वाकया देखा है। गोजरावाला के इलाके अहमदाबाद में उस दिन कोहराम मचा हुआ था। महल्ले में पुलिस मौजूद थी और 2-2.5 दर्जन से ज्यादा लोग
जिनमें औरतों की तादाद ज्यादा थी, एक खुले मैदान में चीखों पुकार करते नजर आ रहे थे। ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कामोके के बाहर का मंजर था। एक औरत हाथों में एक बच्चे को उठाए बेचैन सी नजर आ रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि एक पुलिस एहलकार ने एक आहनी गेट खोला। अंदर 2 चारपाइयों पर 2 लाशें पड़ी थीं। एक लाश के चादर से बाहर निकले हाथ से लग रहा था कि ये किसी औरत की लाश थी, जबकि दूसरी लाश किसी मर्द की मालूम होती थी। थोड़ी देर में शब्बीर ने देखा कि एक औरत की लाश के चेहरे से चादर हटा दी गई थी और औरत के चेहरे पर खून की गाढ़ी लकीर देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि औरत या तो किसी संगीन हादसे का शिकार हुई थी या फिर उसे कत्ल कर दिया गया था। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर औरतों के चेहरों पर जो कर्ब की लकीरें थीं और जिस तरह उनकी आंखों से दुख झांक रहा था, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मरने वालों से उनका करीबी ताल्लुक था। जिस औरत के हाथ में एक छोटा सा नौज़ायदा बच्चा था, वो अपने बच्चे का चेहरा गौर से देख रही थी और कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शदीद जज्बाती कैफियत की वजह से अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हर शख्स गुमसुम और खामोश था। यकीनन ये लोग अपने लवाहिकीन की लाश लेने आए थे। शब्बीर को जल्द ही पता चल गया कि पोस्टमार्टम के लिए लाई गई लाश नताशा और वसीम की थी, जो आपस में रिश्तेदार थे। जब शब्बीर ने मजीद मालूमात की तो नताशा और वसीम की मौत की जो वजूहात सामने आई, उनकी तफसील कुछ यूं है। नताशा अपने शौहर के सूटकेस में कपड़े रख रही थी और शौहर भी बैग में कपड़े और दीगर जरूरी चीजें रखने में मसरूफ था। नताशा, आपने मेरा ट्राउजर रख दिया? जी जी, आपका सब सामान रख दिया। अच्छा ठीक। अच्छा, वो मेरा पासपोर्ट किधर है? आपका पासपोर्ट तो जाते हुए दे दूंगी ना। चले, आपका सामान हो गया पैक। नताशा अभी काम में मसरूफ थी कि इसी दौरान उसे मोबाइल पर एक मैसेज मिला। नताशा ने शौहर से आंख बचाकर मैसेज पढ़ा और फिर फोन बंद कर दिया। अच्छा, एक बात तो बताओ, मेरी बीवी को मेरी याद आएगी क्या? एक तो मुझे छोड़ के जाना है इतनी दूर, और ऊपर से पूछ रहे हैं कि याद आएगी कि नहीं। पागल हो गई क्या? दुबई कौन सा दूर है, और वैसे भी बहुत जल्द मैं तुम्हें बुला लूंगा। रहने दे, बीवी को भला कौन बुलाता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं तो कुछ सोच रहा हूँ कि वहां जाकर मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ, सब आए मुझे मुबारकबाद देने। क्या नाम था वो तुम्हारे किस्म का? हाँ, वसीम, वो नहीं आया। उसका तो आप नाम ही मत लेना, तो गैर जिम्मेदार इंसान है वो। हाँ ठीक कह रही हो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और तुम्हें याद आया करे तो मुझे कॉल कर लिया करना, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ठीक है। अली रजा जैसे ही टैक्सी लेने बाहर निकला, नताशा ने जल्दी से फोन ऑन किया और वसीम को फोन मिला दिया। क्या मसला है यार, फंसवा देते तो मुझे। कितनी दफा तुम्हें मना किया कि मैसेज मत किया करो। क्यों? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हो जरूर जाता। पहले अली रजा को हम दोनों पे शक है। अच्छा ये बताओ कि वो गया कि नहीं? जा रहा है, टैक्सी लेने गया। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? ठीक है, ओके। अल्लाह। नताशा के शौहर के दुबई जाने के बाद नताशा और उसके कजन वसीम ने खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी थी, लेकिन नताशा के ससुर को अपनी बहू पर शक हो गया था और वो उस पर नजर रखने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नताशा का ससुर अपनी बहू को आवाज देता हुआ जब दालान में पहुंचा तो नताशा टहल टहल कर वसीम से बात कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ। बहू, तू यहाँ पे है? मैं तुझे ढूंढ रहा था। बेटा खाना मिलेगा? नताशा अचानक बौखला गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। हाँ वो मैं आपको अभी खाना देती हूँ। सलमा, वो मैं ना तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद फोन कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। नताशा ने वसीम की जगह सलमा का नाम लेकर ससुर को मुतमईन करने की कोशिश की थी, लेकिन ससुर अपनी बहू को मानी खेज नजरों से देखता हुआ अंदर चला गया था। नताशा के ससुर ने अपनी बहू की मुबैना सरगर्मियों का पता चलाने के बाद एक दिन दुबई फोन करके अपने बेटे को तमाम हालात से आगाह कर दिया था, जिसके बाद नताशा के शौहर ने
दुबई से फोन करके अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नताशा और वसीम मुबैना तौर पर खुफिया मुलाकात करके लौट रहे थे कि ऐसे में नताशा का फोन बजने लगा। नताशा ने वसीम से फौरी तौर पर मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा। रुको रुको, साइड पे रुको, फोन आ रहा है। क्या हुआ? शौहर का फोन है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नताशा और वसीम मुबैना तौर पर खुफिया मुलाकात करके लौट रहे थे कि ऐसे में नताशा का फोन बजने लगा। नताशा ने वसीम से फौरी तौर पर मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा। रुको रुको, साइड पे रुको, फोन आ रहा है। क्या हुआ? शौहर का फोन है। नताशा ने इशारे से बताया था कि उसके शौहर का फोन था। वसीम खामोश हो गया और नताशा फोन पर बात करने लगी। आ गई तुम्हें मेरी याद 15 दिन के बाद? मेरी बात तो सुनो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, पर तुम्हारा नंबर हमेशा बिजी जाता था। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा नंबर कभी बिजी नहीं आता है। मैं थोड़ी ना किसी से बात करती हूँ। अच्छा ये बताओ, वापस कब आ रहे हो? आ जाऊंगा बहुत जल्द। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे कहूँ, मगर तुम्हें मेरी याद आती है? पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? लगता है तुम्हारे अब्बा ने ना फिर कुछ कह दिया। अरे नहीं बाबा, उन्होंने क्या बात करनी। अच्छा खैर छोड़ो, मैं बाद में बात करूंगा। नताशा ने फोन बंद किया और वसीम की तरफ देखा। ख्याल तो मैं रखूंगी ही। क्या कह रहा था? मुझे लगता है उसे शक हो गया हमको। मुझे भी नहीं लगता। ऐसा करते हैं कि कुछ दिन के लिए मिलना बंद। अच्छा ठीक कह रही है तुम यहाँ से पैदल घर चली जाओगी? हाँ ठीक है। चलो तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अली रजा को उसके बाप ने नताशा और वसीम के दरमियान पैदा होने वाले ताल्लुकात से आगाह कर दिया था, जिसके बाद अली दुबई से पाकिस्तान आ गया। अली रजा ने आने के बाद बीवी पर कुछ जाहिर ही नहीं किया, बस खामोशी से सूरत हाल का जायजा लेने लगा। और फिर एक दिन अली रजा ने खुद अपनी आंखों से अपनी बीवी और वसीम को फोन पर बात करते देख लिया। रात का वक्त था। नताशा खामोशी से आंगन में फोन पर बात कर रही थी कि ऐसे में उसका शौहर घर आ गया। अली रजा ने बीवी को फोन पर किसी से बात करते देखा तो खामोशी से उनकी बातचीत सुनने लगा। और जब अली रजा को यकीन हो गया कि उसकी बीवी वसीम ही से बात कर रही थी, तब अली रजा खामोशी से वहां से चला गया। और जब बीवी कमरे में लौटी तो अली रजा ने बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि उसने सब कुछ सुन लिया था, बल्कि उल्टा वो बीवी से प्यार जताने लगा। नताशा बहुत अच्छी लग रही हो, खाना नहीं दोगी क्या मुझे? आप कब आए? अरे भाभी, तुम्हें हमारा ख्याल हो तो पता चले कौन कब आता है, कौन कब जाता है। क्या मतलब? आज अब इतनी गाड़ी गाड़ी बातें क्यों कर रही? अरे पागल, ये प्यार का अंदाज है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। दुबई से शौहर की वापसी के बावजूद नताशा ने वसीम से मिलना जुलना नहीं छोड़ा था। नताशा के शौहर और ससुर को एक एक पल की खबर थी। फिर दोनों बाप बेटे ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। शब्बीर ने देखा कि एक दिन अली रजा वसीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बाप उसके साथ ही खड़ा था। दरवाजा वसीम की बीवी ने खोला था। अरे अरे, आप आए, अंदर आए। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि वसीम को बाहर भेज दें। अच्छा मैं देखती हूँ। वसीम की बीवी अपने शौहर को बताने अंदर गई तो वसीम ने बीवी से कहा अली रजा और उसके बाप को टाल दे, लेकिन बीवी नहीं मानी। वसीम जैसे ही दरवाजे पर आया, अली रजा ने वसीम के गले में हाथ डाल दिया जैसे वो उसका कोई देरीना दोस्त हो। उस रोज अली रजा और उसका बाप वसीम को बहला फुसलाकर अपने घर ले गए। फिर उन्होंने मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर वसीम और नताशा को कत्ल कर दिया था।
वसीम के कत्ल के बाद उसकी बीवी और रिश्तेदार गम की तस्वीर बने हुए थे। वसीम की बीवी सबा का कहना था कि उसके शौहर के नताशा से किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं थे, उसे एक पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल किया गया था। उन्होंने कसम पुत्र दी चुक के आख्या सी मेरा कोई लिंक ले, इन्हें करो फोन करके उन्हें बुलाया, फोन वजदा रहा, वो सुता है, कहना परा रख दे मोबाइल, मैं किसी बंदे का फोन चुक के गल कर, उन्हें क्या बाहर आ भी बाहर चुक के ला के एक दा टाइम से पता ही नहीं, असि सुबह परेशान हो गए, घर नहीं आ गया, फोन आंदा है पिया, मेरा बच्चा रोन दिया है, वो की कहते मियां जड़ा है ना लड़की का, एक इत्थे इन्हां दी जनानी शमीम साडी लड़ाई होई सी, कहंदी इन्हां फैर नाल लगा छड़ना, साडी लड़ाई दे विच इस मुंडे दा विआह सी ते की कहंदे उन्होंने बड़ियां गोली मरवा छड़नियां सी, कि निक्की जी लड़ाई की गल कोई नहीं भी और करो चुक के लै गए बाहर फोन करके सद्या, ਜਦੋਂ मार छड़िया फिर बुलाया, पता ही नहीं लगा चुक फिर के लै फोन गए, कीता ओनू मार के फिर साडे पिओ नूं फोन करदे ने। पुलिस ने अली रजा के बाप को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अली रजा अपनी बीवी और उसके मुबैना आशना को कत्ल करने के बाद उसी रात दुबई फरार हो गया था। वसीम के लवाहिकीन ने अपील की है कि अली रजा को दुबई से लाकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।